हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आदर्श क्लासेस। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों से कि अगर आप लोग आराम से बैठे हैं तो आप ये भूल जाएं कि कभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खाली टाइम में भी बैठे हैं तो आपको अपना बेस बनाने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं चाहती तो आपको स्टार्टिंग करा सकती थी, पूरी हिस्ट्री पढ़ा देना, पूरी पॉलिटी पढ़ा देना। जीएस इतना आसान नहीं होती है। जीएस में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि पहले आपका बेस बने, चाहे वो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो, साइंस साइड के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट साइड के ही क्यों ना हो। आर्ट साइड के बच्चे भी बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और इसके सभी क्वेश्चंस को करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक ये पहुंच सके। और मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें, या फिर अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी जीएस पूरी करवाऊंगी, चाहे उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो। और चाहे आप आईएएस के लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना दें, आपकी जीएस उस लेवल तक भी तैयार हो जाएगी। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आप में से जो भी इस वीडियो को देखें, एक बार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि फिर मैं जल्दी एक वीडियो ऐसी लेकर आने वाली हूँ जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप कौन सी जॉब को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, किस तरह इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहे कोई से भी हो, हर जॉब में मेहनत लगती है, इतना ईजी नहीं होता उन्हें निकालना। तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, साथ में ध्यान रखें। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9717406249। इस पीडीएफ के लिए बहुत ज़्यादा माइनस से चार्ज रखे गए हैं। एक्चुअली इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को बनाने में, तो सिर्फ थोड़े से चार्ज हैं। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आपको बता दिए जाएंगे। ज़्यादा नहीं होंगे, ऑलमोस्ट 30 to 50 रुपीज़ के आसपास ही होंगे, ठीक है। तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट के जॉब की तैयारी करें, आपकी जीएस यहाँ से पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करने वाले हैं इतिहास के 700 क्वेश्चन। इसमें आपके हिस्ट्री के 700 क्वेश्चन होंगे जो 3 पार्ट में अलग अलग बटा हुआ होगा। तो सबसे पहले इसका पार्ट होगा प्राचीन इतिहास, जिसके 200 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा मध्यकालीन इतिहास, जिसके 300 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद होगा आधुनिक इतिहास, उसके होंगे 200 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इतिहास की कि आखिर इतिहास होता क्या है। इतिहास मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। तो जो हमें लिखित रूप से मिल जाता है उसी को इतिहास कहा जाता है, ठीक है। तो इतिहास जो होता है, जो हमें लिखित रूप से मिल जाए, वो इतिहास कहलाएगा। इसमें सबसे पहले जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या क्या होता है। तो प्राचीन इतिहास, इसमें अलग अलग भाग भी बटे होते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक इतिहास काल या फिर ऐतिहासिक इतिहास काल। तो जो प्रागैतिहासिक इतिहास काल होता है उसका कोई भी हमें लिखित वर्णन नहीं मिला है। तो उस टाइम का हमें कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिला है। उस टाइम पे जो घटनाएं थी वो लिखित नहीं थी, इसलिए उसे प्रागैतिहासिक इतिहास काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जब हमें लिखना, उन लोगों को लिखना तो आ गया था लेकिन उन्हें वो चीज़ें पढ़नी नहीं आती थी, तो वो कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। और अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में मानव को लिखना और पढ़ना दोनों ही आते थे। तो मैंने आपको प्राचीन इतिहास के 3 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बताया जिसमें लिखना नहीं आता था, मतलब जिसका हमें कोई भी विवरण नहीं मिला है, लिखित विवरण। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल का मतलब कि जो मिल चुके हैं लिखे हुए, लेकिन उस टाइम पे बोलना नहीं आता था, तो हम आज तक उन चीज़ों को पढ़ नहीं सके हैं। और ऐतिहासिक मतलब इतिहास जिसका हमें लिखित रूप से वर्णन मिल गया है, जिसमें लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। तो ये है हमारा प्राचीन इतिहास।
इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो प्राचीन इतिहास के सबसे पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि जो क्वेश्चंस हैं इसमें 200 क्वेश्चन होंगे इसमें पहले के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्रोत होते थे जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें से एक स्रोत क्या है? वेद है। तो उसमें से एक स्रोत वेद है, जिनके हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु, तो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, तो इसमें 4 वेद थे। सबसे पहला वेद कौन सा था? तो सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इसमें आप वेद देख रहे हैं। ये 4 तरह के वेद इसमें आपको बताए गए हैं। तो आपने देखे 4 वेद। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, तो मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? ऋग्वेद कहेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मंत्रों के संग्रह, मंत्रों के जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह था वो कब था? ऋग्वेद में था। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते थे। यहाँ पे बहुत सारे सूक्त थे, मंडल थे, मंत्र थे, ये सारी चीज़ें इसमें थी। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है, तो दूसरा यजुर्वेद है। इसका मतलब ये है कि इसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर हमें जैसे कि मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन करना, सस्वर पाठ, सस्वर पाठ मतलब एक स्वर के साथ जो है मंत्र का उच्चारण किया जाता था। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, साम का अर्थ क्या होता है? गान। तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया जाता है। तो इस वेद में क्या होता है कि इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। तो अगर हम भारतीय संगीत के जनक की बात करें तो कौन सा आएगा? सामवेद आएगा। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में जो सामान्य मनुष्य के विचार होते हैं, उनके अंधविश्वास होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करते हैं। तो इसमें जो कन्याओं के जन्म होता है उसकी निंदा की जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको ऋग्वेद बताया, मतलब मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको यजुर्वेद बताया है, जिसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहा जाता है। तो उसमें जो भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे जाएंगे। तो इसमें नियम और विधि का संकलन होता है कि क्या क्या नियम होने चाहिए, किस किस आधार पे हमें काम करना चाहिए, तो वो किस में आ जाता है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट साम का मतलब मैंने आपको गान बताया था। तो सामवेद जहाँ पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन होता है, यज्ञों के अवसर पर गाया जा रहा है, तो वो चीज हो जाएगी। और भारतीय संगीत का जनक भी किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है अथर्ववेद, जिसमें मैंने आपको बताया कि मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो इसमें मनुष्य के क्या विचार थे, वो अंधविश्वास में लीन था, इन सब चीजों का वर्णन किस में मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस में मिलेगी? ऋग्वेद में मिलेगी। इसमें ऋग्वेद में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो डेफिनेटली ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। चारों वेदों में से सबसे ज्यादा प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट, चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो पुराण का पाठ पुजारी जो थे वो मंदिरों में किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश के बारे में पता चला था। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हमें कब पता चला? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश के बारे में कब पता चला है हमें? वायु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किस वेद में जादू टोना, मंत्र, तंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख है?
अथर्ववेद। तो मैंने आपको बताया था अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो इसका मतलब जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सब कहाँ पे पता चले? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। ठीक है, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो था वो कथावस्तु था। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था पुराण के बारे में। मैं आपको टोटल एक 7 पुराण बता देती हूँ कौन कौन से पुराण होते हैं। तो पुराण कौन कौन से होते हैं? एक तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण। ठीक है, और एक और होता है भागवत। तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा लिखी। नेक्स्ट, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी किसके नाम है? चाणक्य के। तो आपको ध्यान रखना है कि चाणक्य को अन्य 2 नामों से भी जाना जा सकता है। कौन कौन से 2 नाम है? एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है? कल्लड़। तो राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्लड़। राजतरंगिणी के में हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर का इतिहास हमें यहाँ से पता चलता है। किसका इतिहास पता चलता है? कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा किसने लिखी थी? चचनामा लिखी थी अली अहमद ने। चचनामा किसने लिखी थी? अली अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी ये। ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? पाणिनि थी। इसमें मौर्यों के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी में बताया गया था कि उनका क्या इतिहास था और उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? किससे मिलती है? अष्टाध्यायी से। किससे मिलेगी? अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है इसके लेखक। ठीक है, तो इसके कात्यायन है लेखक। और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। तो इसमें क्या मिलता है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख भी इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, तो इनके मध्य भाग्य में शुंकों के इतिहास का पता चलता है। तो इसके जो महाभाष्य हैं उसमें किसके का पता चलता है? शुंकों का इतिहास। नेक्स्ट, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। अगर आपको फादर ऑफ हिस्ट्री पूछा जाएगा तो आप किसका नाम देंगे? बताइए जरा। हेरोडोटस। तो इनकी एक बुक है और बुक का नाम था हिस्टोरिका। जो हिस्टोरिका थी उसमें बताया गया है कि जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। भारत और फारस के क्या संबंध थे उसका वर्णन किया गया है हिस्टोरिका में। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो कौन आया था? मेगास्थनीज।
नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी पुस्तक एक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने तीनों ही आपको बता दिए। सबसे पहली चीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, कौन था? मेगास्थनीज। उसके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था, उसके साथ साथ इसने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी थी? इंडिका, और जिसमें क्या लिखा था? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था, डायमेकिस थे, जो बिंदुसार के दरबार में गए थे। कौन गए थे? डायमेकिस। मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फियस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? वो थे डायोनिसियस। नेक्स्ट है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फहान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फहान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फहान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने सुखी और समृद्ध बताया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। उसके साथ साथ जो ह्वेनसांग थे वो 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वे भारतीय राज्य कपिसा पहुंचे। ठीक है, तो भारतीय राज्य कहाँ पहुंचे थे? कपिसा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरे थे वो, और उसके बाद कहाँ लौट गए थे? चीन। तो 15 सालों तक यहाँ पर रहे और उसके बाद वो यहाँ से चीन लौट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे थे? तो मैंने कपिसा कहा था, जो कि अब कहाँ है? पाकिस्तान में। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्ष रहे थे? तो मैंने आपको बताया था 15 साल तक भारत में रहे थे। ह्वेनसांग ने भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो सीयूकी कहा जाता है भ्रमण वृत्तांत को। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वो थे आचार्य शीलभद्र। ठीक है, आचार्य शीलभद्र उस टाइम पे क्या थे? वहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो विश्वविद्यालय था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए स्वीडन भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में भारत आए थे। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अल-बरूनी। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो मार्को पोलो इटली का यात्री था। कहाँ के यात्री थे? इटली के। इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिहाला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें बहुत सी रोचक जानकारियां दी जाती हैं और इसमें ये भी मतलब जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी तो ये 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। तो ये जो थे इन्होंने इसे क्या बना दिया था? काजी या फिर न्यायाधीश। नेक्स्ट, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो तारानाथ थे जिन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुफा में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने सबसे पहले भारत को क्या कहा था? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से सबसे पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है और उसमें किसके बारे में बताया गया है? सती प्रथा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? तो सोहगोरा अभिलेख में सबसे पहले बताया गया था, अकाल की जानकारी सबसे पहले इसमें दी गई थी। नेक्स्ट, रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुई थी? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल में गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था? तो ये बुर्ज होम से गड्ढा घर का साक्षात मिले थे साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो काशापर्ण कहा गया है प्राचीनतम सिक्के को। ठीक है, तो इसे कहा जाता है काशापर्ण। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के भी कहा जाता था, तो इसे आहत सिक्के भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सिक्कों का पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो यवन शासकों ने सबसे पहले लेख लिखने का कार्य किया था सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के काल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए? तो किस शासक के काल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए थे? तो वो थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए? तो अरिकेंडू से प्राप्त हुए थे रोमन सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंग राज खारवेल हाथी गुफा अभिलेख के संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। नेक्स्ट है, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो गौतमी बलशम ने नासिक शिलालेख का निर्माण कराया था। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है नासिक शिलालेख से। इनके बारे में यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक लेखन किसने कराया था? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन II से इसका संबंध है ऐहोल अभिलेख। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो सर विलियम्स जोन्स ने किया था प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त से भिटारी अभिलेख का संबंध है। कालिदास के बारे में वर्णन किससे मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रस्तुति से कालिदास के बारे में पता चलता है। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? वत्सभट्टी मंदसौर अभिलेख के रचनाकार थे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो प्रतिहार नरेश भोज से ग्वालियर अभिलेख का संबंध है। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? तो हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन बांसखेड़ा अभिलेख से किया गया है। नेक्स्ट है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो बंगाल शासक विजयसेन से देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में गिरनार अभिलेख में मिलता है। तो इनकी जानकारी किससे मिलती है? गिरनार अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता उसे कौन सा काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। मैंने आपको इनके बारे में पहले ही बता दिया है। तो ये ऐसी लाइन होती है जो आपको तुरंत याद रहनी चाहिए। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? तो जिसमें लिखना, बोलना, पढ़ना सब जानते थे वो कौन सा काल कहलाएगा? इतिहास।
नेक्स्ट है, किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि आद्य ऐतिहासिक काल वो काल था जब लोगों को लिखना तो आ गया था, लेकिन उस टाइम पे लोग पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऊपर से इन लेखों को जो लिखा जाता था वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। आप एक चीज़ देखें, आपने दाएं से स्टार्ट कर दी, फिर बाएं गए, फिर बाएं से फिर दाएं गए, फिर दाएं से फिर बाएं गए, तो इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए वो नहीं समझ में आया था। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। शिकार किया और खा लिया। आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई है? आग की। एक्चुअल में आग की कोई खोज नहीं की जा रही थी, दो पत्थर टकराए और वहां से चिंगारी निकल गई, तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि दो पत्थर के टकराने से आग जल जाती है, तो वो बार बार उस एक्सपेरिमेंट को करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? तो मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन नवपाषाण काल में आया था। स्थायी निवास का मतलब एक जगह टिककर अब इंसान रहेगा। नेक्स्ट, इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे अतिरंपक्कम, तमिलनाडु का एक स्थान है। नेक्स्ट है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। लोगों ने देखा कि बीज गिरते हैं, वहां से पेड़ उगने लग जाते हैं, तो उन्होंने सीखा कि अगर हम बीज बोएंगे तो पेड़ उगेंगे, तो उसी तरह से कृषि का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जौ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की? तो निम्न में से किसने की थी सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट ब्रुशफुट ने। ठीक है, किसकी खोज की थी? औजारों की। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो सबसे प्राचीन नगर था भारत का। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक क्या था? उनका काल था सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति से किया जाता है? तो ये किससे किया जाता है विश्लेषण पद्धति? रेडियो कार्बन C14 से। रेडियो कार्बन C14 से किया जाता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में कालीबंगन है। सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, जैसा कि आपने देखा होगा कई बार, एक कांस्य मूर्ति ब्रॉन्ज की होती है और जिसमें एक नर्तकी डांस करती हुई लड़की होती है, तो वो कहाँ मिली थी? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। कौन सी अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। तो उस टाइम पे घरों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था कि जैसे कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, पीछे की ओर, और केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो उन्होंने ग्रिड पद्धति अपना रखी थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, सिंधु नदी के पास। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता आर्य द्वारा निर्मित थी। आर्य की भाषा कौन सी थी? संस्कृत।
आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान समाज होता था। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था अविवाहित रहने वाली महिलाओं को। ठीक है, जो जीवन भर क्या रहेंगी? अविवाहित रहेंगी। इसके बाद आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। तो आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था उसे क्या कहा जाता था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि। नेक्स्ट है, महान जनपदों के बारे में किस बौद्ध धर्म में जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इनका जो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, जो वर्तमान वैशाली है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल थे, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था महावीर के अनुयायियों को। ठीक है, क्या कहा जाता था? निग्रंथ। तो निग्रंथ इसका मतलब क्या होता है? बंधनहीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र 300 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, तीनों ही चीजें। ठीक है, तीनों को किस में कहा जाता है? जैन धर्म में। तो ये जो त्रिरत्न थे इन्हें 5 महाव्रत लेने पड़ते थे। अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये इन्हें करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया की ज्योति भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योति या लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? यशोधरा था इनकी पत्नी का नाम, और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। यहाँ में आपके इनके पिता का नाम, जो पिता हैं शुद्धोधन शाक्य, वो गण के मुखिया थे। तो मैं आपको इनके पिता का नाम बता दे रही हूँ, शुद्धोधन शाक्य। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य, इनकी माता का नाम था माया देवी। ठीक है, और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जो थी वो उनकी डेथ हो गई थी। तो इनके जो पाला था या फिर जिन्होंने इनका ध्यान रखा था वो इनकी सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी। तो इनके सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, मैंने आपको बता दिया। और 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी, और किससे हुई थी? यशोधरा से। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो मैं आपको ये बता दूं, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ठीक है, तो जब इन्होंने इनको देखा ना तो इन्होंने गृह त्याग दिया, और मतलब संसारिक समस्याएं जितनी थी, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। तो जिसे बौद्ध धर्म में कहा भी जाता है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया था, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, और शादी किससे हुई थी? अभी मैंने आपको नाम बताया था, यशोधरा से, और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। 4 चीज़ें इन्होंने देखी थी जब ये दृश्य मतलब निकले थे सैर पर। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु का बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में कुशीनारा में, जब अब देवारिया उत्तर प्रदेश में, तो उस टाइम पे इनकी कुशीनारा में डेथ हो गई थी। और जो अब जिसे कहा जाता है वो मैंने आपको इसमें नाम बताया भी। नेक्स्ट है,
किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संस्कृति हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? तो वो कालाशोक में हुई थी, कालाशोक के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सवाकामी ने की थी। और जो बौद्ध थे तो उनके जो उपदेश होते थे वो ऑलमोस्ट पाली भाषा में होते थे। सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में कौन से बौद्ध संगति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईस्वी पूर्व में। कौन सी हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम ईस्वी शताब्दी। तो ये जो बौद्ध संगति की सभा हुई थी वो 4 हुई थी, मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 1 बताया था जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और अजातशत्रु शासन काल में हुई थी। तो इनके टाइम में शासन काल किसका चल रहा था? अजातशत्रु का। नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगति बताया था 383 ईसा पूर्व, ये वैशाली में हुई थी और सावाकामी अध्यक्ष थे और शासन काल जो था वो कालाशोक था। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र स्थान था और उसके साथ साथ जो अध्यक्ष थे वो थे मोगालिपुत्र तिस और शासनकाल अशोक का चल रहा था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी प्रथम ईस्वी में और कुंडल वन में हुई थी। वासुमित्र अश्वघोष थे अध्यक्ष और शासनकाल था कनिष्क। नेक्स्ट चलते हैं हम, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद थे। ठीक है, तो वो कौन थे? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से हुआ था। चंद्रगुप्त के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन था? बिंदुसार थे। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक बैठे थे बिंदुसार के बाद। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को क्या भेजा था? तो कहाँ भेजा था उन्होंने? श्रीलंका में भेजा था। नेक्स्ट है 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी पादरेटी फैनलेथर ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तो इनके 14 शिलालेख थे और 14 शिलालेखों में अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया था। इस तरह से इनके 14 शिलालेख थे और जिसमें अलग अलग चीज़ें की व्याख्या की गई थी। एक्चुअली जो अशोक थे उन्होंने अपने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा था और वो जो अभिलेख थे वो सबसे पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख था। तो ये 3 अलग अलग भागों में बटे हुए थे। तो उन शिलालेखों की बातें हो रही हैं। तो इनके जो शिलालेख थे वो कितने थे? 14 थे, जिनमें अलग अलग चीज़ें थीं। और मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। इन्होंने ये पढ़े थे 14 के 14 लेख। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की व्याख्या कितनी है? तो 7 है उनके स्तंभ लेख और जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 6 जो हैं वो अलग अलग स्थानों पे हैं और इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले यूनानी ने की, फिर शक ने की, फिर पहलव ने की और फिर कुशाण ने की। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त।
गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम बने थे प्रथम सम्राट। नेक्स्ट, गुप्त संवंत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवंत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, हीनयान और दूसरा महायान। तो आप ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म के दो भाग थे, हीनयान तथा महायान। तो एक थे हीनयान और दूसरे थे महायान। महायान का मतलब होता है बौद्धिस्ट, तो मतलब दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देना और अपने निवारण में विलंब करते हैं। दूसरा हीनयान होता है आहत पद, तो जो व्यक्ति अपनी साधना के निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहत कहा जाता है। ठीक है, तो महायान दूसरों के बारे में सोचेंगे, हीनयान अपने पद की प्राप्ति करेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन कवि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट है, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में इनका विकास हुआ था। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की है? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे कहा जाता था सील, तो जिसे जोता नहीं जा सकता था। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो उज्जैन जो था वो सबसे महत्वपूर्ण और व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। गुप्त सम्राट किस अनुयायी के थे? तो वैष्णव धर्म के थे गुप्त सम्राट। धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास सबसे प्रसिद्ध कवि थे जो कि संस्कृत भाषा में थे। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक लेखक की रचना की थी, नामक ग्रंथ की रचना। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। पल्लव वंश का स्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो ये होती थी कांचीपुरम में। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिम्ह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिम्हन वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के थे? तो ये सब पल्लव वंश के थे। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिम्ह वर्मन ने प्रथम ने करवाया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने द्वितीय ने करवाया था। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो ये सब राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मनकिर या मान्यखेत में हुआ करती थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक के प्रतिहार वंश नामक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया गया था? तो गोविंद तृतीय को पराजित किया गया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? तो ध्रुव को पराजित किया था। किस राष्ट्रकूट वंश में शासक काल में अरब निवासी अलब सूदी भारत आया था? तो इंद्र द्वितीय के शासनकाल में। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार थे। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कृष्णद्वितीय थे।
महाराष्ट्र के स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासक शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट में हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तालब द्वितीय ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयदुत्य, कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश के राजा थे। विक्रमादित्य 4, तैलपदित्य तथा सोमेश्वर किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। बैगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। चौल वंश के संस्थापक कौन थे? विशाल्य। चौल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कोलुंगतुंग किस वंश के राजा थे? तो ये चौल वंश के राजा थे। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। चौल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था शाला भोग। चौल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र द्वितीय। चौल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? कलंसु। नटराज प्रतिमा किस काल में उत्कृष्ट कला थी? चौल काल में। चौल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। और चौल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर में। विक्रमशिला धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। औदंतपुरी के प्रसिद्ध बुद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे? देवपाल। पृथ्वी राजरासों की रचना किसने की थी? चंद वरदाई ने। तो अब हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। तो अब होगा अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर अरबों का आक्रमण, तो ये जो होगा अब हम बात करेंगे, लगभग इसमें बात की गई है 1753 से। वैसे तो स्टार्ट करते हैं हम। वैसे 1712 से स्टार्ट करा जाएगा कि कब उन्होंने लड़ाई लड़ी, कब जीते, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो मध्यकालीन इतिहास, फर्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो अरबों ने सिंध को जीत लिया था 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध को जीत लिया था। और अरब जो थे उन्होंने आक्रमण किया था सिंध पर, दाहिर का शासन चल रहा था उस वक्त पे किया था। और अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इनका जो मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अल्पतकीन ने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक जो था वो जयपाल शासन थे। ठीक है, जयपाल का शासन चल रहा था, शाही वंश था इनका। नेक्स्ट, सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतकीन का दामाद था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन, महमूद गजनी जो थे सुबुक्तगीन के क्या थे? पुत्र थे। बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उद उल्लाह की उपाधि दी थी? तो अल आदिर बिल्लाह ने इन्हें इस चीज की उपाधि दी थी। महमूद गजनी जो थे वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था इन्होंने। ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और वास्तविक उद्देश्य मैंने अभी आपको बता दिया था, भारतीय आक्रमण का क्या था? धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? 1000 ईस्वी में। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया इन्होंने? 17 बार। महमूद गजनवी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? तो 1001 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया? जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि इन्हें मिली थी, सबसे प्रथम शासक थे ये। नेक्स्ट, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी,
फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में इन्होंने पहला आक्रमण किया था भारत पर। तो ये इन्होंने पहला आक्रमण कब किया है? 1175 में। इनके अधीन एक छोटा सा राज्य था, छोटा सा, और उसके साथ साथ ये आए, इन्होंने यहाँ आक्रमण किया, विरुद्ध खड़े हुए, उसके साथ मतलब इन्होंने काफ़ी सारे आक्रमण और भी किए हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ये अंतिम हिंदू शासक थे पृथ्वीराज चौहान। इनकी काफ़ी ज़्यादा कथाएं, कहानियां भी सुनाई जाती है इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया था और क्या चीज़ें इनके बारे में, मतलब सारी चीज़ें इनमें बताई जाएंगी। तो तराइन का प्रथम युद्ध, और जो तराइन के युद्ध हुए थे वो 2 युद्ध थे, और एक लास्ट वाला युद्ध एक और था, चंदावर का युद्ध, जो मोहम्मद गौरी ने ही लड़ा था। तराइन के प्रथम युद्ध के में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में हार गए थे, और उसके बाद चढ़ गए थे, और चढ़ के फिर इन्होंने गलत तरीके से युद्ध करा, और शायद अगर ये सामने से वार करते तो जीत भी नहीं पाते। तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1112 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था इनका, और तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हार गए थे? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से युद्ध लड़ा था। मैं आपको एक क्या कहानी सुना देती हूँ। एक्चुअल में जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी वाइफ का नाम था संयोगिता, और इनके काफ़ी अच्छे मित्र भी थे पृथ्वीराज चौहान के एक। तो जो मोहम्मद गौरी थे, इन्होंने गलत तरीके से युद्ध लड़ा था, इनकी आंखें फोड़ दी थी गरम सरिया से, मतलब इन्हें पीछे से वार करके पकड़ लिया और आंखें फोड़ दी थी, और फिर इन्हें बंदी बनाकर रखा था। तो पृथ्वीराज चौहान के मित्र आते हैं दरबार में, आकर कहते हैं कि उसमें बहुत ही अच्छी कला है। तो गौरी ने कहा ठीक है, कला हम भी देखना चाहेंगे, और उन्हें वो कला दिखाई गई। तो उन्हें कहा कि ये आवाज़ सुनकर तीर चलाते हैं। उस टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे लोग कि सच ऐसा हो सकता है। तो ढोल ताशे मंगाए गए, बजवाए गए, और गौरी ने अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया, और पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र दोनों मिले। तो मित्र ने उनकी एक कहावत सुनाई। उन्होंने कहा कि मैंने एक कहावत सुनाना चाहता हूँ, और उन्होंने वो एक कहावत सुनाई। मतलब कि सारे ढोल ताशे वगैरह सब बजे, और बजने के बाद उन्हें तीर चलाने को कहा गया कि जहां से आवाज आएगी वहां तीर चलाना है। उन्होंने तीर चलाया, और वो तीर मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी पर चला, और मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। अब ये देखिए ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उनके मित्र ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, उन्होंने बयां किया था कि तुमसे कितनी दूरी पर और कहाँ पर मोहम्मद गौरी बैठे हुए हैं। तब उनकी मृत्यु हुई थी, और उनकी हत्या जो हुई थी वो 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1194 में चंदावार का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद के। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने अभी आपको डेट बताई थी, 15 मार्च 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। 1206 ईस्वी में मुगल वंश, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? ठीक है, इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण का पूरा कार्य। तो जो कुतुब मीनार की नींव थी वो किसने डाली थी, जरा बताइए। नींव मैंने बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और इसके साथ साथ क्योंकि ये गौरी के गुलाम रह चुके थे, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। और जो गुलाम होते हैं उन्हें फारसी में बंदगा कहा जाता है, बंदगा। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है, तो इन्हें सैन्य सेवा के लिए खरीद लिया जाता है, उन्हें ही गुलाम वंश में रखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? अजमेर में। दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो डेफिनेटली आप नाम सुनते आ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। लाख बख्श, लाखों का दान देने के नाम से
देने वाले के नाम से किसे जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इस नाम से जाना जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या देते थे? दान। बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे बख्तियार खिलजी। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से इनकी मृत्यु हुई थी और वो हुई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनका राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206 को इनका राज्याभिषेक हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की सल्तनत का शासक कौन बना? आराम शाह बने थे सिर्फ 8 माह के लिए। 1211 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत का शासक कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद। किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? तो लाहौर से दिल्ली जो स्थानांतरित की थी वो की थी इल्तुतमिश। दिल्ली के किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इल्तुतमिश ने की थी। याद रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण नहीं किया, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ? अल्तुतनिया। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सील कर अपना जीवन यापन चलाता था? तो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन चलाते थे नसरुद्दीन महमूद। बलबन कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। बलबन का असली नाम क्या था? बहाउद्दीन। तुर्कान ए चिहलगानी क्या था? इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन। तुर्कान चिहलगानी को समाप्त किया गया बलबन। बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1266 में। दिल्ली के किस शासक ने सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? तो बलबन ने ही इसकी शुरुआत की थी। दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन के द्वारा ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज क्या था? फारसी रीति रिवाजों पर आधारित एक उत्सव था जिसे नवरोज कहा जाता था। तो इसे क्या कहा जाता था? नवरोज। किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी? तो वो दी थी नसरुद्दीन महमूद ने। और कौन सा कवि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ? तो वो थे अमीर खुसरो। किसने अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर इन्हें मुल्क शुआरा राष्ट्र कवि घोषित किया था? तो वो थे कैकूबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? सैमुद्दीन कैमूस। दिल्ली सल्तनत का शासन गुलाम वंश, तो आप इसमें देख रहे हैं किसने कब तक चलाया था? तो सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश चला 1206 से 1290, जिसमें अभी आपको बताया था कि अंतिम शासक कौन थे? सैमुद्दीन कैमूस। गुलाम वंश के बाद जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आएंगे तो वो क्या करेंगे? गुलाम वंश को समाप्त कर देंगे और खिलजी वंश स्टार्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1290 से लेकर 1320। फिर इसी तरह से तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। फिर इसी तरह से सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 526। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपना राजधानी बनाया? तो किलो खरी को बनाया था इन्होंने अपना राजधानी। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश दूसरा शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म का नाम क्या था? अली तथा गुलशाब। घोड़ा दागने एवं सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है।
सिरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन वर्नी ने की थी तारीख ए फिरोज शाही। खजाइनुल फतूह की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। फतूहस तालातीन की रचना किसने की? असामी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चराई कर कहलाता था। दुधारू पशु, तो दूध देने वाले पशु होते थे, उन पे कौन सा टैक्स लगाते थे? चराई टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों तथा झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर कहलाता था गड़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक के आक्रमण किया था? कादर खान ने उस टाइम पे इन पे आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक थे। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो जूना खां बैठे थे। मध्यकालीन सभी सुल्तानों के सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था स्वप्नशील और रक्त पिपासु के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना की? तो अमीर कोही के नाम से स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद पर उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट, किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? एडवर्ड थॉमस ने। दिल्ली के किस शासक के काल में दक्षिण के हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही विजयनगर की स्थापना की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किस राज्य क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में। निजामुद्दीन औलिया तथा मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन के कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? फिरोज तुगलक। खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक को दी थी। ब्रह्म मठों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था? तो 1/10 भाग उन्हें देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? तो उन्होंने 300 नए नगर बनाए थे। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर तथा हिसार नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए दीवान खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की थी? अनाथ मुस्लिम तथा विधवा महिलाओं की सहायता के लिए। किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 सर्वाधिक थी? फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की? दीवान बदगान। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित चांदी एवं तांबे के मिश्रण के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था अधा दफे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूरलंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज़्र खां। दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर रैयत आला की उपाधि धारण की थी? खिज़्र खां। खिज़्र खां कौन था? तैमूरलंग का सेनापति। खिज़्र खां के किस पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की थी? तो मुकबरा खां ने शाह की उपाधि धारण की थी।
तारीख मुबारक शाही ने किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? सैयद वंश। तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? यमुना नदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद अली। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की थी? बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान ने। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? सिकंदर लोदी ने स्त्रियों को इस पर यह प्रतिबंध लगाए थे। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। 526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर को भारत का आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खान लोदी तथा आलम खान लोदी ने दिया था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता है? सुल्तान। किस वंश के शासक काल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? लोदी वंश। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस-ए खलवत। मजलिस-ए खलवत की जहां बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस-ए खास। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख। सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता था? मुशरीफ-ए-मुमालिक। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज-ए-मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान-ए-इस्तिहाक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? वरीद-ए-मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी-उल-कज़ात। सल्तनत काल में धर्म विभाग तथा दान विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सद्र-उस-सुतुर। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उश्र। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? या तो पूरा एक शहर या 100 गांव की जो शासन की देखरेख करेगा उसे क्या कहेंगे? अमीर-ए-सदा। सल्तनत काल में सुल्तान की स्थायी सेना को क्या नाम दिया गया था? खास खेल। सल्तनत काल में 10 अश्वारोही किसके बराबर होता था? एक सरायखेल के बराबर। सल्तनत काल में एक सरायखेल किसके बराबर होता था? एक सिपह सलार के बराबर। 10 सिपह सलार किसके बराबर होते थे? एक अमीर। और 10 अमीर किसके बराबर? एक मालिक। 10 मालिक किसके बराबर होंगे? एक खान। इक्ता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के समय इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इक्ता प्रणाली को दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने फिर से इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब तथा रूस। सल्तनत काल के पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। सल्तनत काल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था? देवल। संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के।
विजयनगर साम्राज्य पर तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तुलुव वंश का सबसे महान शासक कौन बना? कृष्णदेव राय। किस मुगलक शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? बाबर। आत्मकथा बाबरनामा। तेलुगु में अमुक्त मालद्य की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। पांडुरंग महात्म्यन की रचना किसने की? तेनालीराम रामकृष्ण ने। हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नगर को किसने बसाया? कृष्णदेव राय ने। तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग थर्ड। 1515 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया? कृष्णदेव राय। 1515 से 16 ईस्वी तक पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय। 1535 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री नुनीस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत राय। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। विजयनगर साम्राज्य के गांवों में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान युक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या कहलाती थी? उंबली। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? रथ गोण के। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। विजयनगर के सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडनायक या सेनापति। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत में दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? बेसबक। विजयनगर में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा का नाम पेंगोड़ा था। बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम क्या था? हूं। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। हसन गंगू ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? गुलबर्गा। मोहम्मद शाह प्रथम किसके पुत्र थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? ताज उद्दीन फिरोज ने। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। दाऊद प्रथम तथा शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय किस वंश के शासक थे? बहमनी वंश के। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की? शाहमीर। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाहमीर। धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था? जैन उल अबिदीन। महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में किसने अनुवाद कराया? जैन उल अबिदीन। 1364 में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह थे। बंगाल में गौड़ के बाड़ा सोना का निर्माण किसने करवाया था? नुसरत शाह। मालवा के मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? हुशंग शाह। 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनते ही अलप खां ने किसकी उपाधि धारण की? हुशंग शाह की। रूपमती का महत्व निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने। मालवा के मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। 1448 में चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। 1382 में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में खाना देश की स्थापना किसने की? मलिक अहमद राजा फारूकी ने। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। 1519 ईस्वी में बाबर ने प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया? यूसुफ जाई जाति। किस मंगोल शासक ने युद्ध में पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल किया था? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में। मुगलों का शासनकाल बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556,
अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657, औरंगजेब 1658 से 1707। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पर एक अपवाद था। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी शासक रहे थे जो मुगल वंश के नहीं थे। 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर तथा राणा सांगा। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 1528 ईस्वी में। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर तथा अफगानों के। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई? बाबर। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध में। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके काल में हुई थी? अकबर। मुंबईयान पदे शैली का जनक किसे कहा जाता है? बाबर। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं। कामरान, अस्करी, हिदाल किसके पुत्र थे? बाबर के। तो कामरान, अस्करी, हिदाल बाबर के पुत्र थे। दीनपना नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर खां तथा हुमायूं के बीच। किस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने शेर खां की पदवी ग्रहण की? चौसा का युद्ध होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी सेलेक्ट। बीलग्राम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच। कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करा था? हुमायूं ने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1531 ईस्वी में। हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम से। हुमायूं नामक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी का शेर खां की उपाधि दी थी? क्योंकि इसने एक शेर को तलवार से एक बार में ही मार दिया था, इसलिए इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करा? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। किस शासक ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया? शेरशाह सूरी ने किया था उपयोग सिकंदरी गज। रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी? शेरशाह सूरी ने। पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के शासनकाल में फसल की पैदावार को कितना भाग लगान के रूप में वसूला जाता था? तो 1/3 भाग से लगान के रूप में वसूल लिया जाता था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किस रोड का निर्माण कराया? ग्रैंड ट्रंक रोड। किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पटना। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? अकबर। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? राणा वीर साल। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 ईस्वी में। अकबर ने दाऊद खां से बिहार तथा बंगाल को किस वर्ष जीता? 1774 से 76 ईस्वी में। निसार खां से अकबर ने किस वर्ष उड़ीसा को जीता? 1592 में। अकबर ने गुजरात को किस वर्ष जीता था? 1571 में। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1776 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी।
1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर तथा हैमू के बीच में पानीपत द्वितीय की लड़ाई हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह तथा आशफ खां ने। अकबर द्वारा किए गए किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ के संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? गुजरात अभियान। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? अकबर। फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। अकबर ने किस वर्ष इलाही संबंध की शुरुआत की थी? 1583 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। अकबर ने किस से जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? जौनाचार्य हरिविजय सूरी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अब्दुल समद कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार। दसवंत एवं वसावन कौन थे? अकबर के दरबारी चित्रकार। किस मुगल शासक के काल में दहसाल बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी? अकबर। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने। जोधा भाई का महल तथा बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा आगरा का लाल किला, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? फैजी। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी थी? तानसेन को। अकबर ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? भगवान दास। पंचतंत्र का फारसी में अनवर ए सादत नाम से अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल। पंचतंत्र का फारसी में यार दानिश नाम से अनुवाद किसने किया? मौलाना हुसैन फैज। किस मुगल शासक ने काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? नरहरि को। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जहांगीर को। मुगल शासक जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1569 में। जहांगीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सलीम। जहांगीर ने के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? खुसरो। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? जहांगीर। किस मुगल शासक के काल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए थे? जहांगीर के। जहांगीर ने किसे इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की? गियास बैग। 1628 ईस्वी में अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर कौन मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? शाहजहां। शाहजहां ने किसे खानखाना की उपाधि दी? महावत खां। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। 1658 ईस्वी में धर्मकट का युद्ध तथा सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह तथा औरंगजेब। वंशीधर मिश्र तथा हरि नारायण मिश्र किसके दरबार में संस्कृत के कवि थे? शाहजहां के। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ? दोहाद, गुजरात। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद। औरंगाबाद में किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु।
मुगलों में सबसे ताकतवर शासक कौन बना? औरंगजेब। किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? वजारत। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? दीवान। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन होता था? बख्शी। मुगल काल में नगर प्रधान कौन होता था? कोतवाल। मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कौंडदेव। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। 1761 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में यह तृतीय युद्ध हुआ था। बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। तो अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के, और आधुनिक इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा आए थे समुद्री मार्ग से। 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। अल्फांसो द अल्बुर्क ने किसको हराकर गोवा को जीता था? यूसुफ आदिल शाह को। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचिन। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की? मछलीपट्टनम। 1759 में वेदरा युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेजों तथा डचों के बीच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में किस वर्ष अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की? 1613 में। कोठी का मतलब फैक्ट्री, इंडस्ट्री। मुंबई में किस गवर्नर ने मुंबई शहर की स्थापना की थी? गेराल्ड ओंगियर। नेक्स्ट, 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। 1674 में किसने पांडिचेरी की स्थापना की? फ्रांसिस मार्टिन ने। 1760 ईस्वी में बाड़ीवाश की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? अलीवर्दी खां। काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की घटना कब हुई? 1756 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। 1764 में बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों तथा मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली। शहर मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 तक। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 से 1765 से 67 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल 1774 से 85 ईस्वी तक। 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किस गवर्नर जनरल ने स्थापित किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1800 ईस्वी में किसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? लॉर्ड बेलेजी ने। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड बेलेजी। बंगाल का शेर, ध्यान रखना है। तो लॉर्ड बेलेजी क्या कहते थे? मैं बंगाल का शेर हूँ। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट।
1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस वर्ष से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया? चार्ल्स मैडकॉफ। 1883 ईस्वी में गवर्नर जनरल के काल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई? लॉर्ड एलनब्रो। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा गया? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 1854 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस वायसराय के समय विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हुआ? लॉर्ड कैनिंग। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? लॉर्ड रिपन। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था? लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय का। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 ईस्वी में। मैं एक और बना चुकी हूँ वीडियो, इसमें मैंने इनके बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि स्वराज पार्टी क्या थी, किस लिए बनाई गई थी। ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने ना देखी हो तो आप उसे जाकर पहले देख लें। किस वायसराय के समय 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिंकन। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टेन। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। 1857 क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब तथा तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर का नियंत्रण किसने किया? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर तथा नेतृत्व किसने किया? अजीमुल्ला। 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमद उल्ला। 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर शाह। तात्या टोपे का असली नाम? रामचंद्र पांडुरंग। 1833 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम। 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार। 1828 में गौमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम। 1831 में सैयद अहमद तूतिमीर के नेतृत्व में बहावी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बिहार तथा उत्तर प्रदेश। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कृष्ण कुमार मित्र। किस राज्य के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? आंध्र प्रदेश। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्लेग अधिकारी रेड एवं एयरस्ट्रीट की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण। बरिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किस वर्ष युगांतर नामक पत्रिका की शुरुआत की थी? 1906 में। खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था? पी मित्रा। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वेलेंटाइन शिराले। श्यामजी कृष्ण ने किस वर्ष लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? 1905। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध किसने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी? महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? जमनालाल बजाज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 अगस्त 1920 को। चोरी चोरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? 12 फरवरी 1922 को।
1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? आत्महत्या 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन, 40वां अधिवेशन। किस वर्ष काकोरी कांड की यह घटना हुई? 9 अगस्त 1925। किस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां 1927 में फांसी दे दी गई? काकोरी कांड में। अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया? 1926 में। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन के वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन खिलाफ के विरोध करते समय पुलिस की लाठी से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध किन दो पार्टियों ने किया था? जस्टिस पार्टी, यूनिस्ट पार्टी। किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1928 ईस्वी में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी कर हत्या कर दी? भगत सिंह। 1929 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? लाहौर अधिवेशन। 31 दिसंबर 1929 को आधारित 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था? रावी नदी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई? लाहौर अधिवेशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद। 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931। किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? गांधी इरविन समझौते के बाद। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुई थी? लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 12 नवंबर 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कब हुआ? 17 नवंबर 1932। तीनों ही कहाँ हुए थे? लंदन में। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया? 23 मार्च 1931। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1934 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की? 1940। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया? महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की स्थापना की? 1 सितंबर 1942। आजाद हिंद फौज को सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस। 23 जनवरी 1879 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक, ओडिशा। 16 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में किस समुद्री जहाज के नौसैनिकों ने नौसेना विद्रोह किया? INS तलवार। किसके नेतृत्व में 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया? पैथिक लॉरेंस। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति में किस वर्ष स्वीकार किया? 3 जून। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज IV। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया? चमनदेव। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामस्वामी नायकर। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? G.C. हिल्टन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? सर विंस्टन चर्चिल। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? विवियन डेरिजियो। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? ए हो ह्यूम। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरिदेश मुख। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? रॉल्ट एक्ट। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली और शौकत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई ने। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784। 1873 ईस्वी में सत्यशोध समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुल्ले। राजा राममोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना की? 1828। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी? 1875 ईस्वी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां तथा सलीम उल्लाह ने। 1912 ईस्वी में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर। 1943 ईस्वी में आजाद सिंह सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? NM जोशी। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1906। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट। 8 अगस्त 1940 को किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था? वायसराय लिन लिंग को। 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विनोबा भावे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि किसे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? भगत सिंह। 1822 में कोलकाता में मिरातुल अखबार नामक प्रथम फारसी पत्रिका की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय। 1868 में कोलकाता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। 1851 में मुंबई में रस्त गौफ्तार की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। 1862 में कोलकाता में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर। 1873 में कोलकाता में बंग दर्शन नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1881 में लाहौर में ट्रिब्यून नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की? दयाल सिंह मजीठिया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
व्योमचंद्र बनर्जी। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1896। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? कोलकाता अधिवेशन 1906 22वां अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1911 27वां अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता में 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? अमात्य शिशुनाग। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लें।